नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए KGMU नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो हमारे जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं वाई एस नर्सिंग एकेडमी, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और ये क्लास नंबर 15 है आप लोगों के सामने के लिए। 14 क्लास जो कि KGMU से रिलेटेड आपके सामने हम डाल चुके हैं। तो जिस किसी भी हमारे प्यारे नर्सिंग ऑफिसर ने वो क्लास नहीं देखी हैं, तो हमारा चैनल खोल के और हमारी प्लेलिस्ट में आप जो KGMU के नाम से हमें एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आप 14 जो हमारी 14 क्लास हैं, 14 क्लासें हैं, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जब ओम का फर्टिलाइजेशन हो गया है और वो यूट्राइन कैविटी से बाहर यानी आउटसाइड हो गया है, लेकिन वो अपनी सही जगह पर नहीं पहुंचा है, यानी कि उस ओम का फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, लेकिन वो अपने यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पाया है, यूट्राइन कैविटी के अंदर नहीं पहुंच पाया है, उससे आउटसाइड है। या फिर वो कहीं पे भी हो सकता है, फिलोपियन ट्यूब में हो सकता है, या एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है, या फिर एनी अदर कहीं भी चला जाए, तो लेकिन वो अपने यूट्रस में नहीं आया है। और अगर हम नॉर्मल बोलते हैं तो यूट्रस में अपर साइड, राइट अपर साइड वो उसकी बिल्कुल ठीक जगह होती है। तो चलिए यहाँ पर पूछा गया है कि यूट्राइन कैविटी में नहीं आया है ओवम फर्टिलाइजेशन होके, तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यूट्राइन कैविटी को छोड़ के अगर वो यूट्राइन कैविटी में नहीं आता है, उसको छोड़ के कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अबॉर्शन का मतलब होता है कि 20 वीक से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। और अगर हम हाइडेटिव फॉर्म की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो यूट्राइन कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, पानी बढ़ जाता है, गांठें बन जाती हैं। और अगर हम ओवरियन सिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं होते, इसमें जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली आते हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसको हम ओवरियन सिस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मायोपिया इज करेक्टेड बाय। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि मायोपिया नाम की बीमारी हो गई है, आप उसे कैसे ठीक करोगे। मायोपिया नाम की एक बीमारी हो गई है, उसे आप कैसे ठीक करोगे। तो आंसर आपके सामने, राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मायोपिया का मतलब क्या होता है कि नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, इसमें क्या नियर साइटनेस का मतलब क्या होता है कि नज़दीक का, हमें ये आई से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि नज़दीक का तो अच्छा दिखता है लेकिन दूर का अच्छा नहीं दिखता, यानी नज़दीक का तो क्लियर है लेकिन दूर का क्लियर नहीं है, उसको मायोपिया बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें नज़दीक का अच्छा दिखता है लेकिन दूर का अच्छा नहीं दिखता है। और अगर हम यही बाय कॉनवेव की बात करते हैं, यानी जो ऑप्शन डी में है, अगर बाय कॉनकेव की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें दूर का अच्छा दिखता है लेकिन नज़दीक का अच्छा नहीं दिखता है। और बायो कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। और अगर हम सिलेंड्रिकल लेंस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है दूर और पास,
दोनों में देखने में अगर डिफरेंस होता, जैसे कि अभी दूर देखा फिर अचानक से पास देखा, यानी कि ना तो दूर का साफ दिखा और ना पास का साफ दिखा, थोड़ी देर के बाद फिर दोनों साफ दिखे, उस कंडीशन को हम क्लाइंड्रिकल लेंस बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द क्लाइंट विद हाइपरमेसिस ग्रेविडम इज एट रिस्क ऑफ रिस्क फॉर डेवलपिंग। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक मरीज है जो हाइपरमेसिस ग्रेविडम की बीमारी का है और उसके अंदर आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो अगर हम हाइपरमेसिस की बात करते हैं तो क्या होता है, हाइपरमेसिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और ग्रेविडम का मतलब होता है कि हाइपरमेसिस ग्रेविडम का मतलब पूरा मतलब बताता हूँ। हाइपरमेसिस ग्रेविडम का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग देखने को मिलना, यानी हाइपरमेसिस ग्रेविडम का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, उसको हम हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर आपके सामने ये है, ए बी सी और डी। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि जब भी वोमिटिंग आती है तो विदाउट की बात तो आप भूल ही जाओ कि विदाउट डिहाइड्रेशन तो होगा नहीं। तो राइट आंसर क्या होता है कि जब भी प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग आती है तो हमेशा मेटाबॉलिक कंडीशन बनती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बनता है, और विद डिहाइड्रेशन, अगर वोमिटिंग ज़्यादा होगी तो डिहाइड्रेशन तो कन्फर्म है। तो राइट आंसर इज बी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद डिहाइड्रेशन। हाइपरमेसिस ग्रेविडम की बात हो रही थी यहाँ पे। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको बताया था कि जो साइन होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो एक साइन के हिसाब से मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने लेके आया हूँ। ब्रूज किंग साइन एंड कर्निंग साइन आर डायग्नोज साइन ऑफ। ये जो ब्रूज किंग साइन है और जो कर्निंग साइन है वो किस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। ये शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। कर्निंग साइन और ब्रूड किंग साइन दोनों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो अभी अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो कोशिश करना राइट आंसर देने की। तो राइट आंसर इज बी, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के अंदर ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं। और जो एनसीफेलाइटिस जो होता है, जो जिसको हम जो सी ऑप्शन में है एनसीफेलाइटिस में क्या होता है कि इसमें ब्रेन का इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। और अगर हम कर्नी शटर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कि बिलरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और वो बिलरुबिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो हमारे ब्रेन तक पहुंच के हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने की या डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। उसको हम कर्निट्यूट्स बोलते हैं। तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे ब्रूड्स किंग और कर्निंग साइन के बारे में पूछा गया, तो ये दोनों मेनिंजाइटिस की तरफ जाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड इन। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि जो थायराइड जो होता है उसका जो इंक्रीज लेवल होता है वो कौन से हार्मोन से होता है? इंक्रीज लेवल थायराइड, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं कहीं और एक क्वेश्चन को पढ़ गया था, तो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड इन, यानी कि यहाँ पर थायराइड की बात हो रही है। जो थायराइड इंक्रीज जो हार्मोन होता है, थायराइड का लेवल जो बढ़ता है वो कहाँ से बढ़ता है? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। यहाँ पर इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड की बात हो रही है, तो राइट आंसर इज डी, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि
जो हार्मोन होता है, जो थायराइड होता है, वो एक तो TRS होता है, एक TSH होता है। और इन दोनों में क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो रिलीज करती है। और ये वर्क कहाँ करता है? ये थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है। जो TRS और TSH की बात हो रही है, तो ये क्या होता है कि ये हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो इसको रिलीज करती है। और कहाँ पर ये वर्क करता है? ये थायराइड ग्लैंड पर वर्क करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको हम T3 और T4 बोलते हैं। और ये वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो ये थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है, थायराइड जो होता है थायरोक्सिन के नाम से। और यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर आपका बनता है थायरॉयडिज्म, जिसमें इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन थायराइड। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि इंसुलिन की कमी से क्या बीमारी होती है? इंसुलिन की कमी से क्या बीमारी होती है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज बी, डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होती है। और डायबिटीज मेलाइटिस ज़्यादा मीठा खाने से होती है। और अगर हम डायबिटीज इंसिपिडिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ADH का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। इसमें ADH का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। और अगर हम डायबिटीज मेलाइटिस की बात करते हैं तो इसमें इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, यानी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो इसको DM बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हीमोपोइसिस इन अडल्ट टेक प्लेस इन द। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि अडल्ट के अंदर हीमोपोइसिस कहाँ देखने को मिलता है? हीमोपोइसिस की बात हो रही है दोस्तों। पहले हीमोपोइसिस को समझिए। हीमोपोइस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। अगर फीटस के अंदर से पूछे तो योल्क सैक, और अगर चिल्ड्रन के अंदर पूछे तो लॉन्ग बोन के अंदर होता है। यानी कि अडल्ट के अंदर पूछा है यहाँ पे तो उसको हीमोपोइसिस बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का। और अगर फीटस के अंदर पूछा जाए तो योल्क सैक के नाम से बताएंगे। और अगर चिल्ड्रन के अंदर पूछा जाए तो लॉन्ग बोन के अंदर बताएंगे, जो लंबी बोन होती है। तो अभी अडल्ट के अंदर पूछा है तो अडल्ट के अंदर बात करते हैं हम। राइट आंसर इज सी, बोन मैरो के अंदर हीमोपोइसिस देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके सामने दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। और जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पूछा गया है कि CPR एंड डिफिब्रिलेशन शुड बी इनिटेटेड इन विच काइंड ऑफ एरिथमिया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि CPR और डिफिब्रिलेशन की कंडीशन में कौन सा एरिथमिया होता है। जब आप किसी पेशेंट को CPR और डिफिब्रिलेशन दोनों दे रहे हो तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी एरिथमिया के दौरान? सॉरी। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। जैसे कि मैंने भी हॉस्पिटल के अंदर काम किया है, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर CPR और डिफिब्रिलेशन की अगर बात आती है तो जो डिफिब्रिलेशन जो होता है एक शॉर्ट फॉर्म में है। यहाँ पर बड़ा बड़ा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। जब भी कभी भी डिफिब्रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, CPR के दौरान डिफिब्रिलेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर शॉट देते हैं उसमें इलेक्ट्रिक शॉट, जब शॉट हम देते हैं तो वो डिफिब्रिलेशन से दिया जाता है। और अगर यहाँ पर डिफिब्रिलेशन की बात आती है तो एक ही कंडीशन में डिफिब्रिलेशन होता है, वो होता है VT। और VT को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर इज सी।
तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब सीपीआर के साथ डिफिब्रिलेटर दिया जाता है तो उस टाइम पर हमेशा वीटी की कंडीशन बनती है और कोई भी कंडीशन नहीं बनती है सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन के दौरान। जब भी आप डिफिब्रिलेशन का यूज़ करोगे तो हमेशा वीटी आएगा। सीपीआर तो आप और भी कंडीशन के दौरान दे सकते हो और भी अर्दमिया के दौरान दे सकते हो, लेकिन अगर डिफिब्रिलेशन वर्ड यूज होता है तो हमेशा वीटी कंडीशन ही बनती है, वेंट्रिकुलर इन फिब्रिलेशन। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन इज। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि आप एक बच्चे को प्रोफाइलेटिक के रूप में विटामिन ए दे रहे हो, तो ये कौन सी कंडीशन में आएगा, ये कौन सी कंडीशन में आएगा। प्रोफाइलेटिक रूप में आप बच्चे को विटामिन ए दे रहे हो, एडमिनिस्ट करा रहे हो बच्चे के अंदर, तो ये कौन सी कंडीशन के दौरान आता है। प्रोफाइलेटिक का मतलब बताता हूँ मैं आपको दोस्तों। प्रोफाइलेटिक का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी कन्फर्म नहीं हुई है, आपको उसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और आपको सिम्टम के दौरान उस बीमारी को रोकना है। अब जैसे यहीं पर किसी भी हमारे जो डॉक्टर होते हैं उनको विटामिन ए की कमी बच्चे के अंदर देखने को मिली और उन्होंने प्रोफाइलेटिक कंडीशन के अनुसार विटामिन ए एडमिनिस्टर कर दिया बच्चे को, तो उस कंडीशन में आप क्या देखने को मिलेगा। तो प्रोफाइलेटिक का मतलब आपको समझ गया कि अब यहाँ पर विटामिन ए की बात हो रही है। तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए, सेप्सिफिक प्रोटेक्शन। सेप्सिक प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में हेल्प करता है, और जो विटामिन ए होता है वो मोस्टली नाइट ब्लाइंडनेस को रोकने में ही हेल्प करता है। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। 100% मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, भले ही इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द लेबर एंड डिलीवरी यूनिट कंप्लेंड ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग विद वेरी लिटिल डिस्कम्फर्ट, द नर्स फर्स्ट एक्शन शुड बी। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक पेशेंट को लेबर और डिलीवरी यूनिट के अंदर एडमिट किया गया है और पेशेंट की कंप्लेंट क्या है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ वेरी लिटल, यानी कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है, यानी कि बहुत ही कम, लेकिन पेशेंट क्या है वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है। तो इस कंडीशन में नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा कि पेशेंट को हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा है, और डिलीवरी के दौरान, लेबर रूम में डिलीवरी के दौरान, तो पेशेंट की ये कंडीशन है। और अगर नर्स इसमें अपना पहला एक्शन यूज़ करेगी तो वो क्या करेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, याद रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग ऑफिसर। जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ज़रूर याद रखें, चाहे वो किसी भी कंडीशन की हो। हम धीरे धीरे आपको हर एक डायग्नोज के अनुसार, हर एक बीमारी के अनुसार आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बताते जाएंगे। और यहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट को डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर आप नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनती है। तो राइट आंसर इज ए, असेस द फीटल हार्ट टोन। तो यहाँ पर दोस्तों जो नर्स की फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वह हमेशा सबसे पहले बच्चे की हार्ट बीट को चेक करना होता है, यानी हार्ट की टोन को चेक करना होता है। और अगर हम सर्वाइकल डायलेशन की बात करें तो ये चीज़ें हम बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रिमनेस ऑफ यूट्रस का फ्रिमनेस चेक करना है, ये कंडीशन ये फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं आती है। और अगर हम ओबेशन है डिलेड हिस्ट्री, ये तो 4th या 5 एक्शन के अंदर आती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, एक्सेस द फीटल हार्ट टोन, बच्चे की फीटल हार्ट को नोट करना है। और अगर बच्चे की फीटल हार्ट अच्छी चल रही है तो फिर आप कोई भी एक्शन ले सकते हो, यानी फिर आप कोई भी प्रायोरिटी यूज़ करो, चाहे आप सर्वाइकल डायलेशन यूज़ करो या फिर यूट्रस की फ्रिमनेस यूज़ करो, एंड अंदर जो भी हमारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके अनुसार आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स की क्या बनती है, सबसे पहले फीटल की हार्ट टोन को चेक करना होता है। तो दोस्तों ये हमारी
सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 16 लेके आएंगे और आज से ही जो हमारा रूटीन हो गया है वो सुबह 8:30 और शाम को 5 या 5:30 के बीच में आपको हमारी क्लास YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी क्लास। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें।